हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो क्या आप लोग भी रीट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि मेरे 15 नंबर भी आएंगे या नहीं आएंगे? तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि CDP का कंप्लीट बैच करवाने वाला हूँ। और ये बैच मैं आप लोगों को 31 जनवरी से पहले पहले करवा दूंगा, यानी कि जनवरी के महीने में आगे नहीं जाने दूंगा, 1 फरवरी नहीं होने दूंगा, इससे पहले पहले करवा दूंगा। और इस कोर्स की जो खास बात होगी वो भी मैं आज इस फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लेता हूँ। पहली खास बात तो होगी, ये आपका द्विभाषी क्लासेज होंगी। इसके अंदर हम इंग्लिश टर्म को भी यूज करेंगे, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के मेरे भाई बहन हैं वो इस कोर्स को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट बैच के अंदर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लेकर के चलूंगा। तो किसी को भी किसी भी शब्द को लेकर के समस्या नहीं आएगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों। पूरा का पूरा बैच कंप्लीटली बिल्कुल निशुल्क रहेगा। मैंने पहले मेंशन कर दिया है, कोई चार्जेज नहीं होगा। मैंने इससे पहले भी 3 बार कंप्लीट कोर्स करवाया आपको, उसका भी मैंने आज तक किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया है। और दूसरी बात, जो अपने नोट्स हैं इनके माध्यम से ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये नोट्स अगर आप चाहो तो अपने घर पर भी मंगवा सकते हो, पर आज की जो क्लास है, पहली क्लास, इसको आप एक बार कंप्लीट वॉच करना। फिर आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आपको मेरे से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आपको नोट्स घर पे मंगवाने हैं या नहीं मंगवाने। इस चीज़ का डिसीजन भाई आप कब कर पाओगे? जब आप लोग पूरी क्लास को वॉच करोगे। भाई आप जब भी डिसीजन कर पाओगे ना, जब आपको समझ में आएगा कुछ मेरा पढ़ा हुआ। जब मेरा पढ़ाया हुआ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या ही मतलब है फिर मेरी क्लास लेने से। और मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तभी आप लोग मेरी क्लासेज लो। मेरा स्टडी मटेरियल है, मेरा मार्गदर्शन है, उसके साथ में जुड़िए। कोई अध्ययन सामग्री मैं आपको देता हूँ पढ़ाई करने के लिए, उसको आप लीजिए, क्योंकि कठिन समय में मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सपनों को साकार करने के लिए। नोट्स अपने सभी के लिए उपलब्ध होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो कल से ही आप लोग मेरे नोट्स के साथ में क्या कर सकते हैं, पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप इन नोट्स को सामने खोल करके बैठोगे और मोबाइल के अंदर मेरी क्लास लोगे ना, तो मैं आपको यकीन के साथ में कह सकता हूँ दोस्तों, आपको कभी भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान और टीचिंग मॉडल्स के लिए कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। इन फ्यूचर आपको किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन मेरी भी कोई क्लास को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आप लोगों ने मन पहले से बना रखा है कि नहीं, मान सर के नोट्स तो हमारे को चाहिए ही चाहिए, पहले से हमने क्लासेज ले रखी हैं, माइंड ब्लोइंग होती हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लोग डेफिनेटली अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन टॉपिक पे आएंगे, डायरेक्ट क्लास को शुरू करेंगे। अब देखो भाई, पहली क्लास है, पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेरा देना जरूरी है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं आपको सारी चीज़ें और समझा देता हूँ। तो देखिए, नोट्स ऑर्डर करने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। तो व्हाट्सअप आपको करना है। एक तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे ऑर्डर देना चाहते हैं तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 9929996527। इस पे आपको टाइप क्या करना है, CDP नोट्स, ठीक है। और फिर आपके एग्जाम का नाम लिखना है। हाँ, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या रीड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम का नाम लिख देना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप CDP नोट्स ही लिख देना ओनली, ठीक है। होम डिलीवरी के लिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि आपको क्या क्या हमारे को डिटेल्स देनी पड़ेंगी, वो एक मैसेज आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, अपना एक एप्लीकेशन है RPSC हिंदी के नाम से, RPSC हिंदी, हिंदी इंग्लिश में ही सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे, तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। या फिर आपने अगर मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ से भी आप लोग ये नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। और अपने दूसरे जो नोट्स हैं वो RPSC सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के भी अवेलेबल हैं, वो भी आप लोग घर पे मंगवा सकते हो यहाँ से। देखो, आपके सभी के सिलेबस में एक टॉपिक जरूर होता है, बाल विकास। बालक का विकास कैसे होता है उसकी प्रोसेस के बारे में हमारे को कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, वृद्धि और विकास। हालांकि कई लोग इनको एक ही बताते हैं, समतुल्य बताते हैं, कई लोग इनको अपोजिट बताते हैं, पर्यायवाची बताते हैं, और कई लोग इनको एक ही मानते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें रात दिन का फर्क है। हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है आपका, इसकी संकल्पना क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन वृद्धि को लेंगे, ग्रोथ को। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो पहली स्लाइड है आपकी, ग्रोथ को पूरी को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समस्या सारी खत्म हो जाएगी इन कुछ नाम मात्र के शब्दों से, क्योंकि ये शब्द ही आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। फिर इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में अपन अपने नोट्स पे आ जाएंगे। जो आपको घर पे जो नोट्स भेजे जाएंगे वो ये वाले हैं जो आप अभी सामने देख रहे हो। पूरे के पूरे नोट्स आपको ऐसे के ऐसे मिलेंगे। देखो, जब मनुष्य जब भी जन्म लेता है ना, तो देखो दोस्तों, उसका कुछ ना कुछ लंबाई होती है, उसका कुछ ना कुछ भार होता है, मतलब वजन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है।
हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं डिलीवरी करवाने, तो वहाँ पर नर्सिंग होम के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर लंबाई भी नापी जाती है, उसका वजन भी डॉक्टर नोट करते हैं और आपको बताते हैं कि बच्चा जो है आपका इतनी किलो का हुआ है, मतलब 7 पाउंड का हुआ है, 7.5 पाउंड का हुआ है, या फिर 3 किलो का, 3.5 किलो का, 2.5 किलो का, 3.25 किलो का, इस तरह से मतलब सामान्य रूप से बताया जाता है। या फिर कहते हैं कि एवरेज से वजन कम है, वेट कम है, कई कहते हैं कि वेट ज़्यादा है एवरेज से, कई लोग कहते हैं लंबाई बहुत ज़्यादा है बच्चे की, तो कई कहते हैं बहुत बड़े बड़े बाल हैं इसके, कई कहते हैं बहुत कम बाल हैं, कई कहते हैं गंजोई रेलोई। तो फिर दोस्तों क्या होता है, जन्म के बाद में जो है ना बच्चे की लंबाई और भार, वजन, उन सब के अंदर परिवर्तन होने लग जाता है। और जब परिवर्तन होने लग जाता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी लंबाई, भार, ये सब ग्रोथ करती हैं सब के सब। फिर क्या होता है, क्रियात्मक विकास होगा, है ना। फिर उसके बाद में सामाजिक विकास भी होता है बच्चे का, संवेगात्मक विकास भी होता है बच्चे का, सारे के सारे विकास होते हैं। इन सब विकासों को हम अलग अलग अवस्थाओं के अंदर बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। देखो ग्रोथ आपका बहुत छोटा सा मतलब एक सेक्शन आता है आपका। जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा रेयर चांस होता है, मतलब बहुत लिमिटेड होता है, जब एग्जामिनर सिर्फ ग्रोथ के बारे में पूछ लेता है हमारे को। अगर सिर्फ ग्रोथ के बारे में पूछता है तो मतलब ऐसा बहुत कम आता है, अदरवाइज ग्रोथ का जो रिलेशन है वो डेवलपमेंट के साथ में ही पूछता है हमारे को हमेशा। तो मात्रात्मक जो है आपका ये मेजरेबल है, और स्ट्रक्चर चेंजेज आपका संरचनात्मक परिवर्तन है, इसको इस तरह से पढ़ना है। ओके भाई, वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। तो ग्रोथ को नहीं जानोगे ना, जब तक डेवलपमेंट के बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ का पापा जो है ना दोस्तों वो डेवलपमेंट है, रियल पापा नहीं है। मतलब आप मान सकते हो कि इसके बिना आप इसको सीख नहीं सकते हो, योग्यता के आधार पर आप पापा मान सकते हो इसका। तो वर्दी का पापा कौन है दोस्तों, डेवलपमेंट यानी कि विकास। जब तक हम वर्दी को नहीं पढ़ेंगे, वर्दी हमारे को समझ में नहीं आएगी, तब तक आप लोग डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते हो। तो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप थोड़ा सा काम करिएगा, मेरे को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और जो दूसरी क्लास होगी वो बहुत ही शानदार तरीके की मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। ये वाला काम आप लोग लास्ट में करना है क्लास के, कमेंट वाला। लेकिन अभी शुरुआत में अगर आपको पसंद आया कुछ तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ये पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो। 2 काम अभी कर सकते हैं, अगर अदरवाइज इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो देखो ढंग से, आराम से समझो चीज़ों को, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। तो देखो अभी ये जो सब आपके सामने लिखा हुआ है इसके बारे में छोड़ दीजिए, थोड़ी सी देर आप मेरे को सुनिए, ठीक है। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, इसका संबंध हमारे बाह्य परिवेश से होता है। मतलब जो हमारा शरीर का जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना, यही ग्रोथ है। मतलब जो जो हमारा शरीर है उसको कोई देख सके या हम खुद देख सके, जो हमारे को दिख रहा है। मतलब मान लीजिए हमारे शरीर की हाइट बढ़ाई जा रही है या बढ़ रही है, बढ़ाई नहीं जाती है, बढ़ रही है, और एज की तो ग्रोथ हो गई। कहते नहीं है लोग, अरे ये तो मोटा हो गया, अरे ये तो फैल गया, अरे फलाना तेरे छोरो कहें फैल तो जा रही है ना। मतलब इसी चीज़ को ग्रोथ कहते हैं। तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, आप देख पा रहे हो ना, बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, दुबला होता है। मतलब लोग बाग कहते नहीं है, यार तेरा छोरा काहीं कर मिलो जो, तू क्या कर रखा है आपने अपने बच्चे का, इतना पतला कैसे हो रहा है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या। कई कहते हैं यार फलाना को बेटो तो बहुत बढ़िया से यार, छोटी सी उम्र का मायनी, छोटू से देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, मतलब मोटा ताज़ा, और मतलब खिलखिलाते इसके गाल हैं अच्छे अच्छे। इनके बच्चे के गालों पे किस करने का भी मन करता है फिर हमारा, है ना। ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो उनकी ग्रोथ जो होती है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी धीमी भी होती है, क्योंकि उनके कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें माता पिता की गलती होती है। एक्चुअल में माता की गलती होती है। जब गर्भधारण होता है, 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, लगभग 280 डेज, तो उस समय माता अगर अच्छे से खाने पीने का ख्याल नहीं रखती है तो बच्चे की फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं नहीं देखते हो आप लोग, जैसे सिगरेट भी पीती हैं कई माएँ, दारू वारू के पैक भी लगाती हैं, है ना। मतलब आप लोग तो नहीं लगाओगे कभी, ना ही आपके आसपास लगाता होगा, लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी हैं दुनिया में जो ये वाला काम करती है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो खाएंगी ना, जो वो पिएंगी ना, वो बच्चा भी वही खाएगा और वही पिएगा। तो फिर बच्चा लाजमी है कि उस हिसाब से रिएक्ट करेगा बाहर आने के बाद में। बॉडी तो जो हम बॉडी को देते हैं खाना पीना, उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी हमारी। हम दारू पी लेंगे तो नशे में रिएक्ट करेंगे, कहीं पे गिर जाएंगे नाली वाली में। और हम कुछ अच्छा वच्छा खाएंगे, अनार उनार का जूस पिएंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, ताज़ा रहेंगे, मस्त रहेंगे। जब आप डेवलपमेंट पढ़ोगे ना, तब आप लोग देखोगे क्यों डेवलपमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कहा गया है, और क्यों वर्दी को ओनली बाह्य कहा गया है। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में छप चुका है।
ये चीज़ हम डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तब उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन करके अपन इनको देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रक्चर चेंज। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं ना दोस्तों, ये कहाँ पे आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों आपके बॉडी के अंदर। कहाँ पे आते हैं? आपकी बॉडी में, आपके शरीर के अंदर। तो जो ये स्ट्रक्चर चेंज आते हैं, देखो जब हम लोग छोटे से थे ना, तब हमारी इतनी हाइट थोड़ी थी। हम लोग बहुत छोटे थे, फिर हम और बड़े हुए, फिर हम और बड़े हुए। ऐसे ही हुआ ना हमारे साथ में, है ना। धीरे धीरे हमारी हाइट बड़ी होती गई। शरीर के अंदर स्ट्रक्चर तौर पे चेंजेज आना शुरू हो गए। ये भी समझ गए आप लोग। अच्छा, क्या ग्रोथ आपका ज़िंदगी भर चलने वाला प्रोसेस होता है? अगर मैं आपसे बात करूँ ग्रोथ की, क्या होता है? ज़िंदगी भर चलती है क्या भाई ग्रोथ? ग्रोथ आपकी एक समय के बाद में रुक जाती है दोस्तों। याद रखिएगा, जब व्यक्ति क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता रहेंगे। तो जब व्यक्ति मेच्योर हो जाता है ना दोस्तों, तो क्या हो जाता है? ग्रोथ जो होती है ना वो रुक जाती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं, मेच्योरिटी के बाद में जो वृद्धि है या ग्रोथ है, वृद्धि रुक जाती है। ये वाली बात यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लेना, बुक के अंदर भी कर लेना, नोट्स के अंदर भी यहाँ पे कर लीजिएगा। देखो एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जो मेच्योरेशन है या मेच्योरिटी है, इसका संबंध किससे होता है? परिपक्वता जो होती है, इसका संबंध किससे होता है? दोस्तों इसका संबंध होता है किससे? हेरिडिटी से। किससे होता है मेरे भाई? हेरिडिटी से, यानी कि आनुवांशिकता से इसका संबंध होता है। सीधा संबंध आनुवांशिकता से होता है इसका। देखिए मेच्योरेशन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता जाता है, अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि करता जाता है, और अपने शरीर के अंदर भी जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी वृद्धि होती जाती है। आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे जो हमारे जो आदि मानव हुआ करते थे पहले, हमारे पूर्वज थे, वो कैसे चलते थे? ऐसे जो अब चलते हैं अपन, ऐसे थोड़ी चलते थे। ऐसे कपड़े थोड़ी पहनते थे वो जो अपन अभी पहन रहे हैं। ऐसा तो नहीं था ना। वो लोग तो नंगे भी रहते थे, ठीक है, एक लंगोटी में भी रहते थे। तो ऐसे जानवरों की तरह ही वो चलते थे, जैसे आज के बंदर वगैरह चलते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद में? जेनेटिक डिस्पोजिशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला भाई? जेनेटिक डिस्पोजिशन देखने को मिला। तो मैं दिखाऊं, देखो मैंने कुछ कलेक्शन कर रखा है फोटोज़ का जेनेटिक डिस्पोजिशन का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जेनेटिक डिस्पोजिशन। जेनेटिक डिस्पोजिशन देखने को मिला। अब जेनेटिक डिस्पोजिशन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे कई बार हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह से रहा करते थे। कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, ना ही बना करके खाने के लिए कुछ खाना वाना हुआ करता था। जो भी मिलता था कच्चा ही खा जाया करते थे। हमारे ये सब पूर्वज हैं, इनके बिना हम भी नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और पहले ऐसे चला करते थे, ठीक है। अपन जो अभी पैरों पे चल रहे हैं, बड़े सही सलामत चल रहे हैं। जो भी हम लोग जिस तरह से भी चलते हैं, तो आज ऐसे तो कम से कम नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल नीचे होकर के चला करते थे, हाथ पैर दोनों से। फिर थोड़े थोड़े जेनेटिक डिस्पोजिशन हुए, थोड़े से खड़े होने लग गए। जो रीढ़ की हड्डी थी वो थोड़ी और सीधी हो गई। उसके बाद में कुछ समय बाद और सीधी हुई, फिर ऐसे सीधे हो गए। और आज के डेट में हम बात करें तो हमें एक थोड़ी सी मेच्योरिटी हमारे अंदर आई है। देखो अभी भी हम पूरे मेच्योर नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं कई हज़ारों साल बाद में देखेंगे, हालांकि हम तो जिंदा नहीं रहेंगे तब तक, लेकिन बहुत सारे चेंजेज और आ जाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे? देखो अब धीरे जो हमारे जेनेटिक परिवर्तन आएंगे आगे आने वाली पीढ़ियों में, एक तो बाल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है जो हाथ पैरों की उंगलियां हैं, इनमें एक उंगली अब धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगी, जिसको चिटकी आंगली नहीं कहते क्या अपन, चिटकी उंगली, लास्ट वाली फिंगर जो होती है ना, छोटी स्मॉल फिंगर, वो धीरे धीरे खत्म, विलुप्त हो जाएगी आने वाली, मतलब वैज्ञानिक जो हैं वो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो फिर आने वाले समय में देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब आने वाले समय में धीरे धीरे एआई का जो ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हमें यहाँ तक पहुँचा देगा। रोबोटिक दुनिया भी आ जाएगी एक दिन, और हमारे ऊपर मशीनें राज करने लग जाएंगी। क्योंकि एआई पावर जो है ना दोस्तों, एआई को बनाने वाले व्यक्ति ने पता है क्या कहा था कि मानव सभ्यता के लिए बड़ा नुकसानदायक चीज़ है ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज इसकी पावर आप लोग देख रहे हो ना, मतलब कई दिनों का काम, कई महीनों का काम, कई वर्षों का काम ये मिनटों में कर दे रहा है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक प्रॉम्प्ट दीजिए इसको और आपके लिए जो मांगोगे ना वो देगा। मनुष्य की तरह बात करेगा। आपको लगेगा कि हाँ कोई सामने इंसान ही बात कर रहा है यार अपने से। जैसे आप बात करोगे ना, आपको फील ही नहीं होगा कि कोई इंसान नहीं बात कर रहा है, ऐसे ही बात करता है। आपका जो मोबाइल है ना, वहाँ पे आप चैट जीपीटी सर्च कीजिए
और उसमें लॉगिन करके आप लोग कुछ भी पूछिए उससे। आप लोग पूछिए चैट जीपीटी, मेरा नाम राधे श्याम है, मेरा नाम श्री राम है और मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, ऐसे मतलब फॉर फन के लिए आप लोग कुछ भी पूछिए वहाँ पे जा करके, आपको बड़े इंटरेस्टिंग जवाब देगा, है ना। क्या जवाब देगा पता है आपको? ओके, तो मैं आ गया हूँ चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैट जीपीटी। तो यहाँ पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट कैन आई हेल्प विथ। अब आप ये मत सोचना सर आप एक क्लास में बीच में क्या बताने लग गए। इन चीज़ों से दोस्तों आपके दिमाग में वो सारे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे जो आपको इस कोर्स को अच्छे तरीके से समझने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ चैट जीपीटी को, वॉइस मैसेज टेक्स्ट कर देता हूँ। मेरे को टेक्स्ट करना, माय नेम इज मान सर, नहीं मान सर नहीं लगाएंगे, माय नेम इज, मैं मान ही कर देता हूँ ओनली, ठीक है, सरनेम लगा देता हूँ, दोबारा से करता हूँ। माय नेम इज राम, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, व्हाट शुड आई डू। ओके, पूछते हैं क्या बताता है। ये लीजिए आपके सामने पूरा कंप्लीट लिख करके दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए एंड आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हाय राम, यहाँ पे दे रहा है हाय राम, इट साउंड लाइक यू आर फीलिंग अनसर्टन अबाउट मैरिज। चलो इसको एक बार एक काम करते हैं, अपन हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, राइट, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक बार देखिए तो सही, मतलब मेरी शादी नहीं हो रही है, एक मशीन मेरे को बता रहा है कि यार मुझे क्या करना है ना। देखो अपने चैप्टर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई इसने, स्वयं का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। अगर आप खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या बोला भाई, पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। अपने कैरियर, शौक और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने आप को अच्छी तरह से जानेंगे और इस तरह से आप अपने को मतलब डेवलप कर लोगे, इसका कहने का मतलब है कि आप खुद के काबिल बन जाओगे, तो ये आपके रिश्तों में सकारात्मकता भी लाएगा, सकारात्मक असर भी डालेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बताई, देखो धैर्य रखो, जीवन में कुछ चीज़ें अपने समय पर होती हैं, शादी भी एक ऐसा ही कदम है जो सही वक्त पर होना चाहिए। एआई का पावर इतना है कि आप उससे कुछ भी पूछोगे। चैट जीपीटी के बारे में तो आप सबने सुना होगा, बहुत ज़्यादा धमाका कर रखा है 2 साल से चैट जीपीटी। तो आप जब कुछ कमांड देते हैं, उसको कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ऐसे लगता ही नहीं है कि इंसान बात नहीं कर रहा हमसे। बिल्कुल आप वॉइस जनरेट करवा लो किसी की भी, कुछ आप पिक्चर मतलब ऐसे इमेजिन करो कि मेरे को ऐसी पिक्चर चाहिए, मेरे को एक ऐसा वीडियो चाहिए, आप उसको बता दो कि कैसा वीडियो चाहिए आपको। कोई इंसान नहीं है आपके सामने, एक मशीन लर्निंग है, बस आपके दिमाग को पढ़ लेगी और आपको, आप जो सोचोगे ना, मतलब ऑसम वीडियो आपको बना के देगी, एक बहुत ही शानदार वॉइस आपको उसमें जनरेट करके देगा। आप कुछ भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ लिखा होगे ना, सब कुछ आपको लिख करके देगा और आपको लगेगा कि कोई सामने इंसान बात कर रहा है, कोई इंसान हमारे को ज्ञान दे रहा है, ऐसे लगेगा। तो इतना पावर एआई के अंदर आ गया है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला जो व्यक्ति था, उससे पूछा गया कि आपने क्यों बनाया, हालांकि उसने पहले ही बोल दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई जो है, ये एक दिन दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो उससे पूछा गया कि आपने फिर ये वाला काम किया क्यों, कि इंसानों के ऊपर कोई मशीन लर्निंग काम करेगी, कोई कृत्रिम बुद्धि काम करेगी, तो ये वाली चीज़ बनाई क्यों। तो उसने कहा कि मैं नहीं बनाता तो कोई और बना देता, पर बनाता जरूर, तो इसलिए मैंने ये मौका पा लिया, मैंने ही कर दिया ये वाला काम। अब आप देख रहे हो ना इन फ्यूचर क्या होगा। देखो आज की डेट में, आज के अगर 100 साल पहले अगर अपन चलते हैं, तो किसी ने ऐसे इमेजिन किया था कि दुनिया के कोई भी कोने के अंदर बैठ करके कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को या कहीं पर भी कोई भी न्यूज़ भेज सकता है, कोई वीडियो भेज सकता है, कोई पढ़ा सकता है, कोई क्लासेस दे सकता है, कोई डिलीवर कर सकता है कंटेंट, कुछ भी, मतलब हर चीज़ पॉसिबल है आज की डेट के अंदर, और वो नाम मात्र के चंद सेकंड में काम हो जाता है। बताओ यार कितना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। मेच्योरिटी तो आई है और इन फ्यूचर पता नहीं कितनी मेच्योरिटी और आनी बाकी है। आपने सुना है एप्पल कंपनी जो है दोस्तों, वो एक AR ग्लास बनाई है, मतलब बहुत ही शानदार चीज़ है वो, लगभग 4 लाख रुपए के आसपास आता है। आंखों के सामने लगाओ और बस जो आपके हाथ हैं उनसे इधर उधर करते रहो, आपके सामने बहुत बड़ा स्क्रीन बन जाता है आंखों के सामने उसको लगाते ही। ठीक है, कंपनियां बहुत सारी बनाती हैं, लेकिन एप्पल ने जो बनाया है ना, वो बहुत यूनिक काम किया उन्होंने। तो आप रजाई में भी हो ना, बस उसको लगा लो और रजाई में अंधेरे में ही, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको वो आंखों से दिख रहा है ना, तो आपके हाथों से, हाथों की उंगलियों से आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कितनी अमेजिंग चीज़ है। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे एप्पल का जो AR ग्लास है उसके बारे में।
मतलब बहुत तगड़ी चीज़ यार, हेडसेट जो है उसको देखना। अब आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी क्लास देख रहे हो, कोई राजस्थान से देख रहा है, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई एमपी से, कहीं कहीं से आप क्लासेस देख रहे हो मेरी। तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है मैच्योरिटी की वजह से, हमें मैच्योरिटी आई है। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले व्यक्ति ऐसे चलते थे, ऐसे चलते चलते ऐसे बिना कपड़ों के थे, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनने लग गए, और फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें अब इस चीज़ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं अपन। पहले लोग मतलब कुछ खाने पीने का भी कुछ सतूना नहीं था, बिना कपड़ों के रहते थे, है ना, और खाना बदूसी थे, जानवरों को मार करके खाते थे। धीरे धीरे करके सब्जियां अनाज उगाना शुरू करा, चावल उगाना शुरू करा। धीरे धीरे करके जेनेटिक तौर पर डिस्पोजिशन यानी कि बदलाव की प्रक्रिया जो है वो चलती गई, और आदि मानव के टाइम से लेकर के आज तक देख लो आप, कितने सारे परिवर्तन आ गए। किसकी वजह से आए? मैच्योरेशन की वजह से आए ये सब चीज़ें। हम लोग आज की डेट के अंदर ये कह सकते हैं कि हम लोग मेच्योर हो गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मेच्योर हम हो गए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे और मेच्योरिटी आएगी। अरे इंसानों के बारे में भी तो कहा जाता है ना, कई हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो ऐसे नहीं कहते, बड़ो बोलो जो बेटा तुम सब ध्यान पड़ जाए लो, सब ध्यान पड़ जाए लो, तेरे लुगाई आ जाए जना ध्यान पड़ जाए लो। क्या धीरे धीरे समय के साथ में 30-40 साल को बोलो ना, बोझ पड़ लो तेरा हमारा घर को, जब तेरा तुम आप ही समझ में आ जाए लो। तो ये चीज़ क्यों कहते हैं वो अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन इसको अपन कह सकते हैं मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता कह सकते हैं अपन इस चीज़ को। तो हमने अब तक क्या समझा? मेच्योरेशन, परिपक्वता के बाद में क्या होता है दोस्तों? ग्रोथ जो होती है ना वो रुक जाती है। क्या यार, मुझे आप ये बताइए, क्या हम जब तक वृद्ध होंगे तब तक हमारे अंदर ग्रोथ होती रहेगी? फिर तो हम अपने मकान में नहीं माएंगे, आएगा ही नहीं ना, दरवाजे वगैरह ये चौड़े करवाने पड़ेंगे हमारे को, जो नॉर्मल सी बात है, सभी समझ सकता है। तो इस चीज़ से समझ जाओ कि जो वृद्धि है ना, ये मेच्योरिटी के बाद में, परिपक्वता के बाद में रुक जाती है भाई। आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया था कि जो ग्रोथ के बारे में, जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारा जो शरीर है उसमें जो चेंज आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में जो चेंजेज आते हैं हमारी बॉडी में, आप लोगों ने देखा है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब हम लोग छोटे थे ना, जैसे हम लोग कुछ दिनों के बाद में अपने गांव या फिर कुछ रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, है ना, जैसे अपनी दीदी के जाते थे या फिर अपने मामा के जाते थे, या फिर किसी व्यक्ति से बहुत दिन बाद में मिलते थे, तो वो व्यक्ति क्या कहते हैं अपने से? अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, वाह यार शाबाश, बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया वृद्धि हो रही है तेरे अंदर तो, है ना, बहुत बड़ा हो गया। तो बहुत बड़ा होने का क्या मतलब है दोस्तों? वो यही कहना चाहते हैं कि जो मेच्योरेशन जो हमारी चल रही थी, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर चेंज आया, है ना, हमारी हाइट बढ़ी होगी, थोड़े बहुत मोटे हो गए होंगे, है ना। तभी तो बोलता है ना कोई लोग व्यक्ति को अपने को कि मोटा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कि वो वेट हमेशा बढ़ेगा ही, ऐसा ही थोड़ी होता है, कम भी हो सकता है। तो कोई हमें ये भी कह देता कि यार बहुत पतला हो गया, पिछली बार जब हम मिले थे तब तो तू बढ़िया था। अब मेरे को लोग कई कहते हैं क्योंकि मैं पतला हो गया। 2022 में जो अपना रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ। थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। फिर लगभग 6-7 महीने तक बीमार ही रहा मैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से रिकवर नहीं कर पाया था बहुत जल्दी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे उसमें, क्योंकि मैं 3 साल तक पूरा सिटिंग पे ही था, बैठे रहना, क्लासेज लेना। उस टाइम में इतना ज़्यादा मतलब क्लासेज का भार, क्योंकि वो रीट का एग्ज़ाम था ना दोस्तों, पिछली बार 2 बार चला और बहुत लंबा चला था। उसके बाद में थर्ड ग्रेड आ गया, सेकंड ग्रेड आ गया। तो उन चीज़ों में मतलब बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया मैंने, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी वो बॉडी के अंदर कमी हो गई काफ़ी सारी चीज़ों की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब किसी नए व्यक्ति से मिलता हूँ, नए व्यक्ति से क्या, कोई भी जान पहचान का व्यक्ति है उससे मिलता हूँ, यार क्या हो गया तेरे शरीर को? पहले तो तेरे अंदर अच्छा खासा वेट था, अच्छा खासा दिखता था, आजकल इतना पतला कैसे हो गया? तो क्या होना, मेरे को वेट घटाना पड़ा ठीक होने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ गए थे, तो वेट घटाना उचित समझा मैंने। तो अभी आज की डेट में बात करें तो मेरे अंदर 62 kg वेट है ओनली। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा ठीक तरीके से कर रहे हैं, हो जाएगा। अब जो भी वेट गेन होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि सबसे पहला काम शरीर को स्वस्थ रखना है, तभी हम लोग बाकी चीज़ें कर पाएंगे अच्छे से। नहीं तो ना ही तो बाकी चीज़ें होंगी, ना ही अपनी बॉडी ठीक रहेगी। जब हम खुद ही ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे हम और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैं आपको अच्छी क्लासेस दे सकता हूँ। और यही कारण था दोस्तों मेरा लगभग 1.5 साल तक गायब होने का, कि मैं क्लासेस नहीं ले पाया था आपकी। पहले भी हालांकि मैंने बताया भी था, फ़ोटो वगैरह भी डाले थे इंस्टाग्राम पे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, पर ये कभी शेयर नहीं किया मैंने कि इतनी लंबी प्रोसेस हो गई थी बीमारी को लेकर के। यानी जो जो चेंज किसी व्यक्ति को बाहरी तौर पर दिख रहे हैं, वो सब आपकी ग्रोथ या वृद्धि को दर्शाते हैं। इसलिए ग्रोथ को कहा जाता है बाह्य, एक्सटर्नल। भाई किसी व्यक्ति को बाहरी तौर पर हमारे चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत मोटा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ये सब चीज़ें समझ गए आप लोग।
ये चीज़ अब समझ में आ जानी चाहिए कि वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी जो होती है ग्रोथ जो है ना अपनी मेजरेबल होती है दोस्तों, मतलब मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक यहाँ लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना क्योंकि मैंने क्लास लेने से पहले ही स्ट्रक्चर बनाया था ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मात्रात्मक अपन यहाँ पर लिखेंगे मेजरेबल के अंदर, है ना। तो ग्रोथ का मापन कर सकते हैं अपन, मेजरमेंट कर सकते हैं। वृद्धि जो होती है भाई, मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में, क्या कहा कि कोई भी बच्चा होता है जब हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर या फिर कोई नर्स होते हैं डिलीवरी करने वाले, वो क्या करते हैं, हाइट का भी हमें मापन करके बता देते हैं कि आपका बच्चे की जो हाइट है जन्म के समय इतनी थी, और वेट भी बता देते हैं कि 7.5 पाउंड था या 3.5 किलो था, 3 केजी था, या फिर 3.25 केजी था, 2.5 केजी था, जितना भी था 2.25 किलो, है ना। तो उसमें क्या है ना, कई कहते हैं कि औसत से एवरेज से ज़्यादा वेट है, एवरेज से कम वेट है, कई सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। तो है ना, आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसका हम मात्रात्मक मतलब मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट इसका संभव है। और इसी वजह से दोस्तों जो ग्रोथ है ना उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस भी माना है, मतलब जैविक प्रक्रिया भी इसको माना गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया आप इसको कहोगे, बायोलॉजिकल तौर पर है ये। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, है ना भाई। भगवान ने जो चीज़ बना दी उसके हम क्या कर सकते हैं, है ना। हेरिडिटी के तौर पे आगे भाई, हमारे पापा लंबे थे हम भी लंबे हो गए, दादा लंबे थे पापा लंबे हो गए तो हम भी लंबे हो गए। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अनुवांशिकता भी हम इसको कह सकते हैं, अनुवांशिक गुणों का आना, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। जरूरी नहीं है पापा वाली बात हो, मेल वाली फीमेल के ऊपर भी काम करता है। मम्मी लंबी थी, दादी लंबी थी, सॉरी दादी वाला तो काम नहीं करेगा, बट अगर मम्मी लंबी थी तो दादी वाला पापा से काम करता है, फिर वहाँ से कन्वर्ट होकर के वहाँ जाएगा, भाई ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है। तो दादा और दादी के गुण पापा में जाएंगे, अब पापा के गुण हमारे अंदर आएंगे, लेकिन जो मम्मी है, मम्मी के गुण डायरेक्ट हमारे अंदर आएंगे, ना कि वो यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ पर नहीं हो सकते ना, क्योंकि मम्मी से हमने जन्म लिया है, तो मम्मी के गुण हमारे अंदर आएंगे, और दादा दादी और पापा इन सब के गुण भी हमारे अंदर आएंगे। बाकी मम्मी के अंदर जो गुण आते हैं वो आते हैं किसके? नाना नानी के, नाना के और नानी के। ये नाना है और ये नानी है आपके, तो ये आपकी मम्मी होगी, इनके गुण मम्मी के अंदर है। अब मम्मी अगर आपकी बहुत बड़ी है तो हो सकता है, कहीं नहीं देखते हैं ना आप लोग, 2-3 भाई बहन है तो कोई पापा पे गया होता है, कोई मम्मी पे गया होता है ना, ऐसा होता है ना। तो वो यही कारण होता है। तो ये आपके जो आनुवंशिक गुण है वो ट्रांसफर होते हैं ऐसे ऐसे। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वृद्धि का कम होना, ज़्यादा होना, हम किसी को पकड़ करके उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा सकते हैं भाई, नहीं बढ़ा सकते हैं ना। ना ही किसी को हम छोटा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ होती है, किसी की जो नाक है ना, वो उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे सर कर सकते हैं नाक में चेंज, कई लोग करवा लेते हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं ना वो करवा लेते हैं। भाई देखो, वहाँ पर उसको कुछ वातावरण दिया जाता है ना। बायोलॉजिकल तौर पर तो वो वैसी रहेगी, जैविक जो प्रक्रिया है उसकी वो तो वैसी रहेगी। हालांकि आप उसको बाहर से कैसा भी रूप दे सकते हो सर्जरी वगैरह करवा के, लेकिन बायोलॉजिकल रूप से वो वैसी रहेगी, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत के अंदर। हमारी आंखों का जो रंग है ये भी बायोलॉजिकल तौर पर ऐसे रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? ग्रोथ को जैविक प्रक्रिया माना गया है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस माना गया है। और पीढ़ी दर पीढ़ी गुण आते हैं, किसी में हाइट का आ जाता है, किसी में वेट का आ जाता है, किसी बच्चे के अंदर बालों का आ जाता है, नाक का आ जाता है, आंखों का आ जाता है ना। तो किसी भी चीज़ का आ जाता है, और इनका जो मेजरमेंट है वो हो जाता है, स्ट्रक्चर जो आपका मात्रात्मक जो परिवर्तन है ये भी होता रहता है। तो ठीक है भाई, आप लोग, मैंने इसको सही भी कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग हाइट और वेट का मेजरमेंट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। मेजरेबल होती है जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है वो। आप किसी बच्चे से पूछोगे भाई तेरी हाइट कितनी है, बच्चा बता देगा, कितना वेट है बच्चा बता देगा, बस यही चीज़ तो है कि ये मात्रात्मक होता है। तो इसको आप बोल सकते हो मापन योग्य होती है। एग्जाम में पूछा गया है, ये जो ग्रोथ है मापन योग्य होती है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम इसको माप सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग इसके बारे में। उसके अलावा देखते हैं, अगर आपकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, अभी अपन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं गए हैं, अभी अपन केवल हाइट पे बात कर रहे हैं, ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। तो अपनी हाइट में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अलग से अपन देखेंगे हम लोग इस चैप्टर को। इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, कोई पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं आता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपके 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, रीड, 3rd ग्रेड, सभी TGT PGT सभी एग्जाम्स में, कोई भी टेट का एग्जाम होता है सब में।
व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमारी हाइट में भी देखने को मिलती हैं। किसकी वजह से देखने को मिलती हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मेरी जो हाइट है ना दोस्तों वो 5.9 इंच है। ठीक है, सॉरी मेरी हाइट 5.11 इंच है। तो क्या पूरी दुनिया के सभी व्यक्तियों की जो हाइट है वो इतनी होगी? बताइए मेरे को, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यस और नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग। अच्छा मैं अगर आपसे पूछ लूँ, जो ग्रेट खली है उसकी हाइट 7 फीट है, तो क्या सभी व्यक्तियों की हाइट 7 फीट है? क्या आपकी मेरी सभी की है उसकी तरह? नहीं ना, नहीं फिट होगी ना भाई। भाई कोई 5 फुट का है, कोई 5.5 का है, कोई 4 का भी है, कोई 6 का भी है, कोई कोई इंचेज में भी अपन नाप सकते हैं ना। तो हाइट में क्या है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पूरी दुनिया के लोग जो हैं एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं, समझ जाओ आप इस बात को। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं वेट की, तो क्या सभी का वेट एक जितना है? भाई मेरा वेट अगर 62 kg है, तो क्या सभी पूरी दुनिया का वेट 62 है क्या? मेरा और आपका ही मैच नहीं करेगा, है ना भाई। कर सकता है किसी किसी का, लेकिन हर इंसान का वेट एक समान नहीं होता है। आपके घर में 50 सदस्य हैं, आप तो वेट कर लो 50 सदस्यों का, सबका अलग अलग ही आएगा, किसी का भी फिक्स नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ओके, ये भगवान ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है। देख लो ना कितने सारे चेहरे हैं दुनिया में, मैच खाते हैं बहुत सारे चेहरे, लेकिन समान थोड़ी होते हैं, नहीं ना। तो हाइट और वेट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो ग्रोथ के अंदर चेंज आना पॉसिबल नहीं है ना भाई। जो हाइट है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, मैंने पहले बता दिया। आप किसी को किसी की हाइट को दबा करके कम नहीं कर सकते हैं, खली को आप छोटा नहीं बना सकते हैं, या फिर 4 फुट वाले 5 फुट वाले व्यक्ति को आप 6 फुट का नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो खली को आप दबाने की कोशिश करोगे, वो आपको एक थप्पड़ में दबा देगा। उसका हाथ इतना तगड़ा है, वो एक मारेगा ना, हम दोबारा नहीं उठ पाएंगे, इतना खतरनाक आदमी है वो। समझ रहे हो आप? ज़्यादातर सहमत हो ना इस बात से? बिल्कुल सहमत होनी चाहिए। और अगर अपन नेचर में पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव इन नेचर, तो स्वभाव से सकारात्मकता। ठीक है भाई, किसी की हाइट थोड़ी बढ़ रही है तो एक समय तक वो जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी, जब तक मेचुरेशन की जो लास्ट स्टेज है, परिपक्वता तक नहीं आ जाती है ना, जो हमारी जो ग्रोथ है हाइट वाली, वो तब तक वो बढ़ती जाएगी। तो पॉजिटिव इन नेचर, तो नेचर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होती है हमारी जो वृद्धि है, ग्रोथ है वो। अगर आगे अपन बात करें ग्रोथ रेट की, जैसे अपन पढ़ते हैं ना डेवलपमेंट रेट, वैसे ही अगर अपन इसकी भी बात करें, विकास की जो दर होती है ना, वैसे ग्रोथ की भी, यानी कि वृद्धि की भी दर होती है, और ये भी अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये भी अलग अलग होती है, अलग अलग। तो ग्रोथ रेट भी अलग अलग होती है। अब आप कहेंगे सर क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? तो ये भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ये डिफरेंट होती है ग्रोथ रेट। और जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो आपकी जो आपका हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की वजह से आपको ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इस बात को आप कान खोल करके सुन लेना, नोट्स में अपन इनको और अच्छे से कवर कर लेंगे, चिंता मत करो आप, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, इसका एक और मतलब समझा दूं, पढ़ने की दर से अगर आपको समझ में नहीं आया, मतलब विविधताओं से संबंधित है इसका, डिफरेंसेस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो पढ़ने की दर है, वो कैसी है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ सर ठीक है, चल रहा है काम, टाइम पास हो रहा है। अगर मैं किसी एक अच्छे स्टूडेंट से पूछूं जो बढ़िया आप जैसा हो, पढ़ाई कर रहा हो, सीरियस हो अपने भविष्य को लेकर के, तो वो क्या कहेगा, और वो वाकई में पढ़ रहा हो, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा आपको पता है ना? सर मस्त चल रहा है, बढ़िया ग्रोथ है, डेली 10 से 12 13 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ और बढ़िया कर रहा हूँ, और मेरी जो स्टडी की ग्रोथ है, वृद्धि है, वो बढ़िया ढंग से हो रही है। तो ग्रोथ रेट का ये मतलब होता है। तो ग्रोथ रेट जो होती है ना वो अलग अलग हो सकती है। लर्निंग स्टाइल्स जो होती हैं, सीखने की जो स्टाइल होती है, वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, इन सभी के बीच में एक शब्द जो होता है ना वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसी से होती हैं। तो ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, चाहे आपकी ग्रोथ रेट हो, डेवलपमेंट की रेट हो, लर्निंग स्टाइल हो, मेथड्स हो, अप्रोच हो आपकी, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से इनके बीच में आपको असमानताएं देखने को मिलती हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ स्पर्ट की। किसकी? ग्रोथ स्पर्ट। हमारे शरीर के अंदर अचानक से तेजी आ गई, अचानक से तेजी आ गई, मतलब अचानक से कोई काम हो गया। देखो
यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। ये माँ का गर्भ है और इस माँ के गर्भ के अंदर एक बच्चा है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, जो माँ के पेट में जो बच्चे का टाइम पीरियड कंसिडर करते हो वो लगभग 9 महीने का करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर अपन बात करें टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जो पूछा जाता है ना, और कई बार पूछा जाता है, तो 280 दिन का टाइम पीरियड माना जाता है जब बच्चा माँ के पेट में जब होता है, ये टाइम पीरियड होता है। कोई लेडीज जो होती है ना, प्रेग्नेंट होती है, तब उसके बच्चा पेट में होता है ना। तो जो डॉक्टर होता है ना, इन डेज को लेकर के काम करता है ना भाई, 280 दिन को लेकर के काम करता है। और वो जो एक्चुअल टाइम दे देता है ना कि भाई उस तारीख को, भाई 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को आपकी डिलीवरी करवा देंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने साइंटिफिक तरीके से उस बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को मेजर करके किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो बच्चा जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था में है, गर्भावस्था के अंदर, तो इसका समय होता है 280 दिन का, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे का जो शरीर होता है उसके अंदर से अचानक से तेज आता है। जो भी उसकी मम्मी खाती है बच्चा भी उसके साथ साथ में खाती है ना। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एक आपको बताया था कि माँ जैसे दारू पीती हैं, कई कई सिगरेट पीती हैं, धूम्रपान करती हैं प्रसव पूर्व अवस्था के अंदर, गर्भावस्था के अंदर। तो वो चीज़ें बच्चे को इफेक्ट करती हैं सारी की सारी। भाई बच्चा किससे भोजन लेता है, माँ जो खाती है उसी से भोजन लेता है, उसी से सारी एनर्जी लेता है, उसी की श्वास नलिका से सांस लेता है, सब कुछ। तो बच्चा माँ के पेट के अंदर है तब तक तो माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है पूरी तरह से। बाद में भी 7-8 महीने तक तो माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन बाद में तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बाहर वातावरण में आने के बाद में। लेकिन अंदर का जो वातावरण होता है उसमें तो माँ जो करेगी ना उसी चीज़ से इफेक्ट होगा बच्चा। अगर माँ बढ़िया खान पीन करेगी तो बच्चा अच्छा स्वस्थ बाहर आएगा, नहीं तो बच्चा कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो माँ के पेट के अंदर बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, नहीं तो कई सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। डिलीवरी ख़राब हो जाना, है ना, ब्लीडिंग हो जाना, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो दुष्परिणाम हमारे को देखने को मिलते हैं। खासकर अगर अपन देखें वेस्टर्न कल्चर जो होता है, मतलब जो पश्चिमी देश हैं उनके अंदर तो मतलब मैंने जो बताई है ना वो चीज़ें चलती है। हालांकि हमारे भारत में तो ये वाली चीज़ें नहीं चलती हैं, थोड़ा ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, वो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा लिप्त नहीं है। तो वो क्या है ना, सुट्टे मारती हैं, कस मारती हैं दारू के बोतल इन सब के साथ में, ठीक है। आप लोग देखते हो कभी रेड लाइट पे जाते हो, मतलब सिटी के अंदर, वहाँ पे देखते हो कई सारे बच्चे हैं ना भीख मांगते हुए आपको नज़र आएंगे। कई मंदिर हैं यूपी में तो देखोगे आप, बहुत सारे बच्चे हैं भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, है ना। राजस्थान में भी कई जगह ऐसे हालात हैं, एमपी में भी हैं। तो ये क्या होता है, उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उन बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, और एक गिरोह होता है वो उन बच्चों को पकड़ पकड़ के भीख मंगवाने का काम करते हैं। तो उन बच्चों की जो है ना वो ग्रोथ जो होती है ना वो रुक जाती है। उसके बाद में बच्चा जो होता है ना वो शैशवावस्था के अंदर आता है। किस अवस्था में, यानी कि जो इन्फेंसी स्टेज है, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, इनफेंसी स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रोथ होती है ना शैशवावस्था के अंदर वो बहुत ही तेज गति से होती है, वेरी रैपिड होती है। यानी कि क्या कर सकते हैं अपन, बहुत तेज गति से ग्रोथ होती है बच्चे की, वेरी रैपिड, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, फिर उसके बाद में दोस्तों एक अवस्था आती है इन्फेंसी स्टेज के अंदर आ जाने के बाद में। फिर अगर बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है। अभी देखो मैं आपको ये चीज़ें लिख लिख करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो ग्रोथ है ना ये समझ में आ जाए एक बार। फिर ये पूरा चैप्टर इतना इजी हो जाएगा दोस्तों, आप यकीन मानिए। इन चीज़ों को ध्यान से समझो, फिर देखो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड या फिर पूर्व बाल्यावस्था के अंदर जो है ना ग्रोथ है ना वो तेज होती है, बहुत तेज नहीं होती, रैपिड नहीं होती है, तेज होती है बस, है ना। स्पीड से बढ़ती है। हालांकि मान लीजिए यहाँ पर इतनी स्पीड से बढ़ रही थी तो यहाँ पर इतनी स्पीड से बढ़ेगी, ओके। और इसका जो समय है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 से लेकर के 6 साल कंसिडर किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड का। फिर उसके बाद में आ जाती है दोस्तों, एक आ जाती है आपकी क्या, मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। यानी कि ये जो अवस्था है इस अवस्था का समय माना गया है 6 से लेकर के 11 साल तक का। लेकिन इसका ध्यान रखना, कई बुक्स के अंदर आपको लेटर चाइल्डहुड भी मिलेगा, कई बुक्स के अंदर अलग अलग दे रखा है, लेकिन अपन इसको एक जगह ही पढ़ेंगे, मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, ये 6 से 11 साल। इसके अंदर है ना दोस्तों जो वृद्धि होती है ना बच्चे की वो रुक सी जाती है,
रुक सी जाती है बिल्कुल समानांतर, है ना, ऐसे। तो इसीलिए इसको है ना पठारीय अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठारीय अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पठारीय अवस्था का मतलब हो गया प्लेटो स्टेज। तो ऐसे मान लीजिए जो बच्चे की अब तक ग्रोथ हो रही थी, यहाँ से लेकर के यहाँ बहुत तेज़ गति से हो रही थी, फिर यहाँ थोड़ी कम हो गई, है ना, फिर मिडिल चाइल्डहुड जो आता है आपका, इसके अंदर रुक सी जाती है आपकी जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो। यानी कि ये जो एज है ये बाल्यावस्था के अंत की एज होती है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है एक तो, और एक बाल्यावस्था की अंत की एज होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाल्यावस्था के अंत में जो ग्रोथ होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। अब अगर दोस्तों अपन बात करें एडोलसेंस की, किसकी बात करें? एडोलसेंस की, मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं तो ये जो एज होती है ना, मोटी मोटी, देखो हर बुक के अंदर इसका अलग सिनेरियो है, अलग अलग दे रखा है हर बुक के अंदर। तो अपन मोटा मोटा 12 से लेकर के 18 साल मान लेते हैं। लेकिन अगर WHO की बात करें ना अपन, तो WHO इसका 10 से लेकर के 19 साल मानता है जो किशोरावस्था होती है वो। तो WHO के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। और भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो क्या हो जाती है? वेरी रैपिड। क्या हो जाती है दोस्तों? वेरी रैपिड, बहुत तेज, बहुत तेज। इसलिए कहा जाता है ना कि जो किशोर अवस्था है ये संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो जो शैशव अवस्था में होती है वो ही आपकी किशोर अवस्था के अंदर भी वापस से बच्चे की ग्रोथ हो जाती है। एकदम से तेजी से बच्चा बढ़ता है ना। किशोर जो होते हैं ना वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं अचानक से किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही। कई बार नहीं देखते हो आप लोग, बच्चे जो होते हैं अचानक से उनकी हाइट बढ़ जाती है, अचानक से मोटे हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा जो इस एज के अंदर बच्चे की जो हाइट है वो रुक गई थी, इतनी तेज गति से नहीं बढ़ पा रही थी, वो अचानक से इस एज के अंदर आकर के बढ़ती है। इस एज के अंदर है ना, यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करेगा, इस एज को जैसे ही क्रॉस करेगा 12 साल को, बच्चे की जो ग्रोथ है, जो हाइट है, वो बहुत तेज गति से बढ़ेगी। लड़कियों की इतनी तेज गति से नहीं बढ़ेगी, लेकिन लड़कों की बहुत तेज गति से बढ़ेगी इसके अंदर, क्योंकि लड़कियों की थोड़ी तेज गति से इससे पहले ही बढ़ जाती है। लगभग 11-12 साल में लड़कियां जो होती हैं ना, 12-13 साल तक लड़कियां है ना वो लगभग अच्छी खासी बढ़ जाती हैं। लेकिन लड़कों के अंदर जो हाइट का सीन है ना दोस्तों, वो 17 साल तक चलता रहता है, 17-18 साल तक चलता रहता है लगभग। और आप कहेंगे सर ये जो बदलाव होता है बच्चे के अंदर अचानक से वेरी रैपिड किशोरावस्था में हो जाता है, ये किसकी वजह से आता है? तो दोस्तों ये आता है प्यूबर्टी की वजह से। किसकी वजह से आता है? प्यूबर्टी की वजह से, मतलब वय संधि बोलते नहीं क्या, वय संधि काल, तो वय संधि की वजह से। हालांकि प्यूबर्टी को आप कभी सर्च करोगे तो तरुणाई भी दिखाता है, वहाँ पे तरुणाई भी कहते हैं प्यूबर्टी को हिंदी में। और इस प्यूबर्टी की वजह से दोस्तों आपको देखने को मिलती है ग्रोथ स्पर्ट, जिसकी वजह से सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हो रही होती हैं हमारे शरीर में। अचानक से बदलाव जो हो रहे होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट। अब आया है आपको समझ में ग्रोथ स्पर्ट का मतलब? किसी को नहीं आया है तो एक बार वापस से यहाँ तक की क्लास को देखो आप, फिर समझ में आएगा आपको। लेकिन दोस्तों ये जो समय है ना वय संधि वाला, इसमें भी अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग समय मिलेगा। कई 10 साल बताते हैं, कई 11 साल बताते हैं, कई 12 साल बताते हैं कि लड़कों के अंदर ये आ जाती है प्यूबर्टी, लड़कियों के अंदर 11 साल 12 साल, है ना। इस तरह से मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल से लेकर के 13 साल का जो टाइम पीरियड होता है, 10 साल के लिए 13, तो इसमें ग्रोथ स्पर्ट 10 से 13 साल के बीच में आती है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। अचानक से जो परिवर्तन आते हैं बच्चे में, ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। तो इसका जो समय होता है ना ग्रोथ स्पर्ट का, वो 10 से 13 साल का होता है। यानी कि अपन एक सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो लड़कों लड़कियों के अंदर है ना प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? प्रजनन करने की क्षमता का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि ग्रोथ हो जाती है। तो जो लड़के और लड़कियां होती हैं, यानी कि जो आपका वय संधि काल के अंदर प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था की शुरुआती जो होते हैं साल, उनके अंदर जब प्रवेश करते हैं तो बच्चों के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं। किशोर कह सकते हैं अपन इस उम्र के अंदर, 10 से 13 साल के अंदर, तो काफ़ी सारे परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे जो आवाज़ है वो मोटी हो जाती है, आवाज़ मोटी हो जाती है। जो लड़के होते हैं वो मेच्योर होना, अपने आप में दिखना शुरू हो जाते हैं अच्छे खासे, है ना। इस उम्र में क्या होता है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, अपनी पहचान की समस्या भी हो जाती है बच्चों की। क्यों? क्योंकि वो खुद तो मानते हैं कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन उनको और कोई नहीं मानता है कि तो मैच्योर हो गया है।
आप खुद पे ही ले लो ना एक बार, जब हम इस उम्र में थे 10 से 13 साल की उम्र में, वह संधि काल में, तब हमारे को कोई सीरियस लेता था क्या घर में? नहीं लेता था ना, हमारी कोई बात नहीं मानता था, है ना। लेकिन हम अपने आप को क्या मानते थे, यार मैं बहुत समझदार हूँ, है ना, ये वाली चीज़ है। तो दाढ़ी वगैरह, हाथ वगैरह पे, इन पे बाल भी आने लग जाते हैं। लड़कियों की अगर अपन बात करें तो लड़कियों में भी काफ़ी सारी मेच्योरिटी आने लग जाती है ना। तो जैसे लड़कियों के अंदर बात करें, पीरियड साइकिल्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं लड़कियों की इस उम्र के अंदर। हालांकि ये नॉर्मल बातें हैं। देखो, भारत सरकार ने बहुत सारे मतलब योजनाएं वगैरह चला रखी हैं कि कोई किशोर जो होता है वो किशोरावस्था में एंट्री लेता है, तब अचानक से शरीर में बदलाव आते हैं तो डर जाते हैं बच्चे कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये, है ना। कोई फीमेल है मान लीजिए, तो वो भी डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। जब पीरियड्स वगैरह शुरू होते हैं तो ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उससे क्या है ना, लड़कियां काफ़ी सारी डर जाती हैं। ना वो अपने पापा को कह सकती हैं, ना मम्मी को कह सकती हैं। कई सारी बच्चियां कह देती हैं, बट कई सारी नहीं कह पाती हैं, तो अपनी दोस्त वगैरह को कहती हैं। तो दोस्त भी उसी एज की होती है, कई सारी दोस्त भी नहीं जानती है ये क्या हो रहा है ना। तो जो उसको काउंसलिंग देते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, कई सारे हॉस्पिटल में जाने से प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं, मोबाइल पे भी उनका समाधान बताया जाता है। सरकार ने कई सारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी बता रखे हैं। देखो, अब पीरियड्स की बात अपन कर ही रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ पीरियड्स को लेकर के। दो चीज़ें हैं। एक तो कई जगह तो है ना, कई संस्कृतियों में तो इसको कैसे मनाया जाता है, त्योहार की तरह मनाया जाता है। पीरियड्स जब बच्ची के आते हैं तो त्योहार की तरह रिएक्ट किया जाता है घर में, और कई जगह शर्म की तरह इसको मनाया जाता है ना। कई जगह आपने नहीं देखा होगा कि जब पीरियड्स आते हैं तो उस बच्ची को किचन में नहीं जाने दिया जाता, भगवान के पास में नहीं जाने दिया जाता। ये होता है। पूजा स्थल पे नहीं जाने दिया जाता, ना तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो इस कंडीशन के अंदर। और कई कल्चर में उत्सव के साथ इसको मनाया जाता है, मतलब कहीं पे भी जाओ कोई बड़ी बात नहीं मानते हैं, मतलब ठीक है, चलो जवान हो गई लड़की और जवान हो गया लड़का, ठीक है। तो ऐसे है, मतलब अलग अलग कल्चर में इन चीज़ों को अलग अलग रूप से देखा जाता है पीरियड्स को। ऐसी प्रॉब्लम्स लड़कों के अंदर भी आती हैं। अब लड़कों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लड़के ना पापा से कह सकते, ना मम्मी से कह सकते। लड़कियां तो चलो मम्मी को तो कह सकती हैं, लेकिन लड़के माँ पापा भाई बहन किसी को नहीं कह सकते हैं। लड़के तो बेचारे किसको कहेंगे, दोस्त को कहेंगे, लेकिन दोस्त भी उसी चीज़ से गुजर रहा है, तो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो यूट्यूब पे आपको अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। तो भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और अभी भी निरंतर चल रहे हैं, और पहले से भी चले आ रहे हैं। टोल फ्री नंबर भी होता है, आप यूट्यूब उस पर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। 16 साल की उम्र के अंदर एंट्री लेते हैं, या फिर उससे पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो टोल फ्री नंबर पर भी आप लोगों को हेल्प की जाएगी, काउंसलिंग दी जाएगी, बढ़िया गाइडेंस दी जाएगी इसके बारे में। ये घबराने की बात नहीं है, ये सभी के साथ में होता है ऐसा। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किशोरावस्था के अंदर एकदम से तेजी आती है, वेरी रैपिड, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को आप। तो शैशवावस्था में और किशोरावस्था में दोनों के अंदर बहुत तेजी आती है। तो शैशवावस्था के बाद में यहाँ पर थोड़ी धीरे हुई, फिर यहाँ पर और भी धीरे हुई, लगभग रुक सी गई, फिर अचानक से किशोरावस्था के अंदर ये बढ़ गई। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना। तो अपन बात कर रहे थे ग्रोथ स्पर्ट की। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हाइट होती है और उसमें अचानक से उछाल आता है, मतलब हाइट अचानक से बढ़ने लग जाती है, राइट ना। ओके, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मेरे को सब लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना भाई। प्रश्न क्या है? यौवन के दौरान वृद्धि में शामिल होता है। क्वेश्चन है आपका, मेरे को सब लोग जवाब दे दो कि कौन सा उत्तर होगा, और फिर आगे जब अपनी नेक्स्ट अपन बात करेंगे तब मैं इस सवाल का जवाब बताऊंगा। सब लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा, जो भी यहाँ तक क्लास ली है जिसने भी, इसका जवाब ज़रूर देना। यौवन के दौरान वृद्धि में शामिल होता है ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि। दूसरा है आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन। अब यहाँ पर आपको देखना है पहला सही है या दूसरा सही है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखो, या तो पहला सही है, या फिर दोनों सही हैं, या दूसरा सही है। तो जो भी है आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर जो मेरे दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैं बता दूं, यौवन के दौरान वृद्धि में शामिल होता है, इसका हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो आप बताइए, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ठीक है, और उसके अलावा
आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन को चेंज इन इंटरनल ऑर्गन साइज। तो आप बताइए। अगली जो क्लास होगी अपनी, उसके अंदर अपन नोट्स से पढ़ेंगे सब चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से करके। आज वाली क्लास इस तरह से पढ़ाना जरूरी था, आपको एक एक चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगली क्लास में मैं आपको नोट से समझा दूंगा। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और एक आप सभी से मैं आपको बता दूं, हालांकि आगे भी अपन डिस्कस कर लेंगे, आप लोग अब पढ़ना चाहते हैं मेरे से इस क्लास को देखने के बाद में कितना आपको क्या समझ में आया वो आप लोग खुद डिसाइड करोगे। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वाली जो बुक है इसके अंदर जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए थे स्टार्टिंग में, हैंड रिटन नोट्स, वो नोट्स आपको घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। ये आप या तो इन दोनों किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, या तो फिर ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सअप करना है। टाइप क्या करना है, CDP नोट्स टाइप करना है और आपके एग्जाम का नाम लिखना है। अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग एक लिख दीजिएगा रीट एग्जाम, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए ये वाली बुक है। और अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी करो, देखो ये है 3rd ग्रेड के लिए भी, लेकिन 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए भी आपके लिए ये वाली बुक आपको मंगवा लेनी है। अगर आप सभी की तैयारी कर रहे हो और दोनों बुक लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा दोनों मत लीजिएगा, आपको दोनों में से एक ही बाई करनी है, सफिशिएंट मटेरियल आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों बाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद मैंने यहाँ पर जो लाइन लिखी थी सब कुछ समझ में नहीं आए तो कहना, तो शायद मैंने मेरे हिसाब से इस वाले कमिटमेंट को पूरा किया है पूरी क्लास के अंदर। और ये कोर्स दोस्तों मैं आप लोगों को 31 जनवरी से पहले पूरा करवा दूंगा कंप्लीट तरीके से, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में है, आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट कोर्स। साथ में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जब मैं आपके एक एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो इनके लाइव सेशंस रखूंगा एप्लीकेशन पे। तो लाइव सेशन लेने के लिए दोस्तों आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। देखो भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर आप लाइव मेरी क्लासेज लोगे तो उसमें अलग ही आनंद आएगा। आपके सामने पोल आएगा, आप पोल पे क्लिक करोगे, फिर आपकी हाथों हाथ रैंक आएगी। तो प्रैक्टिस करवाऊंगा लाइव क्लासेज के माध्यम से, तो वो बिल्कुल फ्री रहेगी प्रैक्टिस, ठीक है ना। यूट्यूब पर भी करवा दूंगा हालांकि, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा यूट्यूब पे जितना मज़ा यहाँ आएगा। मैं वहाँ पे आपको दिखूंगा, साथ में आप लोग कोई भी डाउट होगा वो भी ले सकते हो, सब कुछ चीज़ों के ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग RPSC हिंदी नाम से जो अपना एप्लीकेशन है ये जरूर डाउनलोड कर लेना, और हो सके तो ये वाली जो बुक है ये भी यहीं से आप ऑर्डर कर देना, यहीं पर आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे दोनों एप्लीकेशंस के। लेकिन RPSC हिंदी नाम से जो एप्लीकेशन है ये आपके सबके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। रीट एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मान एजुकेशन भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पर अभी लिमिटेड चीज़ें ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारी अध्ययन सामग्री मिल जाएगी। ये ऐप इसलिए डाउनलोड करवा रहा हूँ क्योंकि आपको लाइव क्लास देनी है मुझे। ओके चलो, धन्यवाद दोस्तों। क्लास पसंद आई तो शेयर जरूर करें और लाइक का बटन और एक कमेंट आपको सबको जरूर करके जाना है। कमेंट तो बनता है दोस्तों, देखो इतनी मेहनत करने के बाद में एक कमेंट का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। एक कमेंट में आपको बताना पड़ेगा ये क्लास आपको कैसी लगी। तो आप सभी दोस्तों को शेयर भी करोगे। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे उन्नति करते रहें। मैं कल मिलता हूँ आपसे सुबह 8 बजे वापस। थैंक यू सो मच।